नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद उपस्थित हूँ एग्ज़ाम फ्रेंड 365 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इंटरमीडिएट का जो प्रश्न नंबर 3 है उसको लेके आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में किस तरह के प्रश्न बनते हैं और उसको कैसे लिखा जाए बोर्ड में कि अच्छे अंक मिलें। मित्रों, प्रश्न संख्या 3 है कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, यानी गद्य का कुछ हिस्सा दे देता है और उसमें कुछ 4 या 5 प्रश्न पूछता है और एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहता है। यानी 5 प्रश्न पूछता है और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। इस तरह जो है इस खंड से आपको 10 नंबर मिलते हैं। पहला जो पाठ है गद्य का वो है राष्ट्र का स्वरूप। ये जो गद्यांश हमने लिया है, पहला गद्यांश, वो राष्ट्र के स्वरूप पाठ का है। ये पहला ही पाठ है। हम पूरा गद्य न लिख के हम डाट कर दिए हैं ताकि जो है आपको हम अभी पढ़ के हम पूरा सुनाएंगे और फिर प्रश्नों को रखेंगे कि इनसे किन तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए, जो गद्य है वो शुरू होता है कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। इसके बाद चेंज होती है पंक्ति और आता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसके बाद हमने डाट रखा है क्योंकि एक प्रश्न जो आता है व्याख्या करने के लिए तो पूरे गद्य से पूरे गद्यांश की व्याख्या नहीं करनी होती है। जिस अंश के नीचे रेखांकित किया गया है उसी की व्याख्या करनी होती है। इसलिए हम पूरे गद्यांश को न लिख के केवल उस हिस्से को हमने लिखा है कि जिसकी व्याख्या करनी है। जैसे देखिए, यहाँ से है कि राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये जो अंडरलाइन किया गया है इसी को हम हिंदी में कहते हैं रेखांकित किया गया है। तो एक प्रश्न जो बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ये पिछले 2 वर्षों से ऐसा परिवर्तन हुआ है। इसके पहले पूरा जो गद्यांश होता था, एक अनुच्छेद, गद्यांश यानी गद्य की पंक्तियां या गद्य का अंश कहते हैं, तो पूरा एक अनुच्छेद की व्याख्या करनी होती है। लेकिन अब क्या किया है कि उसको जो है बदल दिया, संदर्भ का स्वरूप भी बदल गया है। पहले संदर्भ 2 नंबर में लिखना होता था कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियां हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य से ली गई हैं और इसके लेखक फला हैं। तो अब इस तरह से नहीं, अब जो पहला प्रश्न इससे बना है, अब देखिए पहला प्रश्न संख्या 1 है कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। यानी ये किस पाठ से, बात वही है, शीर्षक माने ये किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम लिखना है और उसके इस पाठ के लेखक कौन है उस लेखक का नाम बस लिखना है। लिखेंगे कैसे? देखिए, हमने प्रश्न पहले लिखा कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। अब हम उत्तर लिख रहे हैं। देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक, राष्ट्र का स्वरूप एवं लेखक, और हमने यहाँ लेखक का नाम लिखे। देखिए, यही पाठ का नाम है आपका, शीर्षक कहिए या पाठ का नाम कहिए। राष्ट्र का स्वरूप, लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या अग्रवाल जी हैं। बस लिख दिए, 2 नंबर हो गया। यानी 1 नंबर आपको शीर्षक बताने पर और 1 नंबर लेखक का नाम बताने पर। अब लिखेंगे कैसे? आप सीधे यहाँ कह सकते हैं, जैसे यह प्रश्न हम अब मिटा दे रहे हैं, इसके बाद आप सीधे यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यह पहला प्रश्न है तो ये तीसरे का पहला है या तीसरे का क कह लीजिए, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 3 क। अगर क में है तो क दूसरा रहेगा, यदि 1 2 दिया रहेगा तो यहाँ 3 का पहला या 3 का दूसरा। तो ये 3 का पहला प्रश्न था कि शीर्षक बताइए और लेखक का नाम बताइए।
लिखेंगे इसको काला पेन से लिख देते हैं, या नहीं अगर टाइम अगर कम है तो पाठ का नाम या लेखक का नाम आप उसी पेन से नीले से ही लिख के इसको आप काले पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं। तो दो तरीका है आपके पास लिखने का, सीधे एक लाइन में लिखेंगे कि उपयुक्त गद्य। अच्छा, एक चीज़ का यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिस तरह के प्रश्न हैं उस प्रश्न का उत्तर भी उसी तरह से देना होता है। अगर भूतकाल का वाक्य है तो भूतकाल में उत्तर दिया जाता है, और अगर वर्तमान काल का प्रश्न है, यानी प्रश्न अगर वर्तमान काल में पूछा गया है, यानी हैं से पूछा गया है, तो हम उसको वर्तमान काल के हिसाब से उत्तर देंगे। और अगर वह भविष्यगामी अगर प्रश्न होगा तो हमारा उत्तर भी भविष्यगामी रूप में होगा। तो इसमें प्रश्न था कि उपयुक्त शीर्षक बताइए और लेखक का नाम लिखिए। सीधे हम भी लिख देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 3 को, या अगर क ख में न दिया 1 2 में दिया है तो लिखेंगे 3 का 1, और लिखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक। अब इसको काला पेन से लिख देंगे कि राष्ट्र का स्वरूप, एवं लेखक नीला से हो जाएगा, लेखक का जो नाम होगा उसको फिर हम काला पेन से लिख देंगे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। हमारा 2 नंबर हो गया। दूसरा जो प्रश्न पूछा है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। निर्मूल का अर्थ होता है बिना जड़ के। तो देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने का सबसे आसान तरीका होता है कि जब आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, जैसे उसमें इस प्रश्न वाली पंक्ति को खोजते हैं, तो या तो उसी पंक्ति में उसका उत्तर छुपा रहता है, नहीं तो एक वाक्य उसके पहले वाले में उत्तर होता है, नहीं तो एक वाक्य बाद वाले में उत्तर होता है। ये जो प्रश्न है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल का मतलब होता है बिना जड़ वाला कहा है, यानी किस प्रकार की राष्ट्रीयता होगी, यानी राष्ट्रीय भाव या राष्ट्रीय विचारधारा किस तरह की होगी, तो उसमें वह निर्मूल होगी, यानी बिना जड़ की होगी। तो कह रहा है उत्तर, यह जो प्रश्न है ये आपको यहाँ मिला है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। अब देखिए, यही उसका उत्तर मिल गया आपको कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है। अब राष्ट्रीयता यानी राष्ट्र के प्रति जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारे भाव हैं, तो वो विचार और भाव अगर पृथ्वी से नहीं जुड़े, नहीं पृथ्वी से जुड़ने का मतलब है अगर वो आधारहीन अगर हैं, उसका कोई आधार नहीं है, तो समझिए कि वो निर्मूल, यानी जैसे एक पौधा बिना जड़ के खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही हमारी विचारधाराएं जब तक राष्ट्र के साथ जुड़ी नहीं होंगी वो अभी निर्मूल होंगी, बिना जड़ के होंगी, और उनका कोई आधार जब नहीं रहता है। निर्मूल जड़ का मतलब होता है आधार। अगर हमारे विचारों का, भावनाओं का कोई आधार नहीं है तो वो विचारधाराएं और भावनाएं बिल्कुल खड़ी नहीं रह सकती, वो धराशायी हो जाएंगी। अब तो उसी प्रश्न, जहाँ प्रश्न का वाक्य है उसी में हमको उत्तर मिल गया। दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्न जो तीसरा है कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। अब इस वाक्य को हम ढूंढेंगे अपने पैसेज में, उस अनुच्छेद में ढूंढेंगे, खोजेंगे कि ये वाक्य कहाँ है। देखिए मित्रों, ये वाक्य मिलता है यहाँ कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? जननी मतलब होता है माँ, कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यानी इस पृथ्वी सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यानी इसका उत्तर उसी वाक्य में छुपा है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी, क्योंकि हर एक देश का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है, वो भौगोलिक क्षेत्र उसकी भूमि कहलाती है। उसी भूमि से हम कहते हैं कि ये हमारी मातृभूमि, यानी जहाँ राष्ट्रीयता की भावना आती है वहीं पे हमारी राष्ट्रीय मातृभूमि की बात आती है, या हमारी जन्मभूमि की बात आती है, यानी वह स्थान जहाँ हम जन्म लिए वह स्थान। तो वह जो भौगोलिक क्षेत्र है यह जरूरी है। सबसे पहला तत्व जो है इस पाठ में लेखक ने बताने का यही प्रयास किया है कि राष्ट्र 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। यानी एक, जैसे ये पूरा पाठ जो है कोई भी राष्ट्र जो है 3 चीज़ों से बनता है, जैसा कि इस पाठ में लेखक ने बताया है। जिसमें पहला तत्व है भूमि, यानी हर एक देश की एक भौगोलिक सीमा होती है। वो भौगोलिक जो सीमा है, भौगोलिक जो क्षेत्र है वही भूमि कहलाता है।
और उसके बाद जब भूमि हो जाती है तो उस पर रहने वाले लोग चाहिए, लोग को जन के नाम से संबोधित किया है। तो दूसरा जो राष्ट्र के जो 3 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें पहला भूमि है, तो दूसरा उस भूमि पे रहने वाले लोग हो जाते हैं, और तीसरा जो है उन लोगों की संस्कृति है। यानी यही 3 जो तत्व हैं वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसा कि पहले ही वाक्य में यह बताने का प्रयास किया है लेखक, देखिए यहाँ लिखा है कि भूमि और भूमि पे बसने वाला जन, यानी पहला तत्व तो भूमि हो गया, दूसरा इस पे रहने वाले लोग हो गए, और तीसरा इन लोग की संस्कृति। यानी ये 3 चीज़ें जो है सम्मिलित रूप से, यानी तीनों मिल करके ही एक राष्ट्र को बनाती हैं। तो कभी कभी पैसेज यहाँ से शुरू होता है, लेकिन कभी यही पैसेज यहाँ से न शुरू होके अक्सर देखेंगे परीक्षा में यहाँ से शुरू हो जाता है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। तो ये पाठ को हम, एक समस्या आती है कि हम कैसे जानेंगे कि इस पाठ का है। तो देखिए जो भी इसके अनुच्छेद हैं, 10 अनुच्छेद इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो अब तक पूछे गए हैं, जिसमें अब पूरा पाठ 3 पार्ट में है, 3 भाग में है। पहला भूमि नाम से है, दूसरा जन के नाम से है, और तीसरा संस्कृति के नाम से है। इसमें भूमि के नाम से जो पैसे अनुच्छेद है वो यही पहला अनुच्छेद है जो कई बार पूछा गया है। तो ये भूमि में ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें कैसे हम जानेंगे कि इसी पाठ का है, तो इसके लिए इसके 10 अनुच्छेद को जब आप पढ़ेंगे या पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो हर 1-2 वाक्य के बाद आपको या तो भूमि शब्द मिलेगा, या तो जन शब्द मिलेगा, या तो संस्कृत शब्द मिलेगा। इन तीनों में अगर कोई भी शब्द अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि वो इस पाठ का है। और इसके लेखक का नाम हमने बता ही दिया है पहले ही प्रश्न में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए लिखने में गलती हो जाती है कि बड़े स के जगह लोग छोटा सा लिख देते हैं, उसमें नंबर कट जाता है, तो कहते हैं कि हमने तो सही लिखा था और नंबर कैसे कट गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे अग्रवाल है तो ग में आधा र होता है, इसमें बड़ा स होता है, अण होता है, इसमें छोटा स और छोटे ऊ की मात्रा होती है। तो और ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इस लेखक का नाम है। और राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है, और राष्ट्र ऐसे लिखते हैं, राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ से आप जो है इस ढंग से लिखेंगे। तो जहाँ भी आपको इस पाठ को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि भूमि शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, संस्कृति शब्द मिल जाए, तो तुरंत समझ जाइएगा कि इसी पाठ का है। तो लेखक और शीर्षक का नाम हो गया। एक प्रश्न जो इसकी व्याख्या है कि कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए 2 नंबर में। तो देखिए राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। जैसे एक पौधा, उस पौधे की जो पौधा खड़ा होता है तो अपनी जड़ों के कारण खड़ा होता है। वो जड़ें धरती में जितने नीचे तक जाती हैं वैसे उतना ही वो मजबूत पौधा होता है। उसी पौधे को आधार मान के यह राष्ट्रीयता की भावना को कहा है कि राष्ट्रीयता क्या है, तो राष्ट्र के प्रति जो हमारे भाव हैं, राष्ट्र के प्रति जो हमारे सम्मान हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, राष्ट्र के बारे में हम जो सोचते हैं, राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानते हैं, इस तरह के अगर हमारे भीतर भाव हैं तो वो भाव तभी मजबूत होंगे। तो कह रहा है कि जैसे पौधा जितनी गहरे में जाता है, यानी जिस प्रकार एक पौधे की जड़ बहुत गहरे जाती है तो पौधा आंधियों में भी गिरता नहीं है और मजबूती के साथ खड़ा रहता है, वैसे ही जितना ही अधिक हम अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम के भाव से भरेंगे, सम्मान के भाव से भरेंगे, और जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं, राष्ट्र की जो भी संपत्ति है हम उसको अपनी संपत्ति जब मान के, जैसे हम अपने संपत्ति को मानते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसके हित की कामना करते हैं, ऐसे ही अगर राष्ट्र के हित की कामना करने की जो भावना है, अगर वो भावना जितनी मजबूत होगी हमारी राष्ट्रीयता उतनी ही मजबूत होगी। उस विशाल बरगद के पेड़ को ले लीजिए कि वो इतना मजबूत होता है क्योंकि उसकी जड़ें धरती में उतनी गहरे होती हैं। तो इसके बाद दूसरे में कहता है कि इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, यानी ये धरती कितनी सुंदर है, ये धरती में कितने
तत्व हैं, इसके भौतिक स्वरूप क्या हैं, उन भौतिक स्वरूपों का, उसकी उस धरती की हमारी उपयोगिता क्या है, उस धरती की सुंदरता क्या है। यानी उस पे पौधा, देखिए धरती मिट्टी वही होती है और उसी मिट्टी से नींबू के भी पौधे जो खट्टा होता है, वो मिर्च के पौधे भी निकल आते हैं। मिट्टी एक ही है लेकिन खट्टा मीठा सभी प्रकार के फल को जन्म दे देती है, सभी प्रकार के अनाजों को जन्म दे देती है। इतनी बड़ी उसकी उपयोगिता है, उसकी सुंदरता है और उस धरती की जो महिमा है उसको जानना हमारा आवश्यक धर्म है। क्यों धरती के इन गुणों को जानना आवश्यक मेरा अपना धर्म है और अपना ही नहीं सभी लोगों का धर्म है। हम अपनी धरती के बारे में जानें, क्योंकि हमारा राष्ट्र का जो आधार तत्व है निर्मित करने वाला वो पृथ्वी ही है। इसीलिए पृथ्वी और उसी पृथ्वी को भूमि के नाम से संबोधित किया गया है कि उसके बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है, ताकि हम अपने राष्ट्र के प्रति, क्योंकि धरती को जानेंगे वही जड़ है राष्ट्रीयता की, तो हम जड़ को जानेंगे तभी हम उस बड़े विशाल राष्ट्र के विशाल पौधे को हम समझ पाएंगे। यही इसकी व्याख्या है। देखिए हमने गलती से लिख दिया था वासुदेव शरण, जबकि वह है वासुदेव शरण अग्रवाल। इस तरह हम इस पाठ में राष्ट्र का जो स्वरूप है, इसमें कौन कौन अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टि से, हमने ये 10 अनुच्छेद हैं। इन 10 को हमने यहाँ एक अनुच्छेद हमने लिख के बताया है। यह जैसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, यह आवश्यक धर्म है, यहाँ से लेके आवश्यक धर्म है यहाँ तक, ये पहला अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने लिख के बताया है। दूसरा जो है कि धरती माता की कोख डाट 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 मने यहाँ से लेके होना भी आवश्यक है, जहाँ ख़त्म हो रहा है यहाँ तक, ये दूसरा जो अनुच्छेद है ये इम्पॉर्टेंट। ये दोनों जन शीर्षक से हैं, लेकिन आप शीर्षक में राष्ट्र का स्वरूप रहेगा उसका, ये जन और संस्कृति और भूमि जो है ये भूमि, ये दोनों जो है ये दोनों अनुच्छेद भूमि के अंतर्गत हैं। इसमें अगर प्रसंग पूछ दे कभी तो प्रसंग दे, इसमें भूमि के विषय में बताया गया है, जो कि राष्ट्र के लिए पहला आवश्यक तत्व है। जो तीसरा है मातृभूमि पर निवास करने वाला डाट डाट डाट, मतलब बीच में और अनुच्छेद है, वाक्य हैं उत्पन्न होते हैं जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से ये तीसरा इम्पॉर्टेंट है। चौथा माता अपने, यहाँ से शुरू होता है, या तो एक वाक्य छोड़ के यहाँ से उसी के आगे एक वाक्य है मातृभूमि के उदय, डाट 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 नहीं हो सकता जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से एक अनुच्छेद है जो चौथा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पांचवा जो है यह प्रणाम भाव ही डाट 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 ध्यान देना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद माता अपने सब पुत्रों को डाट 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 संचालित होना चाहिए, जहाँ ख़त्म हो रहा है अनुच्छेद वहाँ तक, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जन का प्रवाह, ये अब यहाँ से ये जन तक है, ये सब जो है ये जन के अंतर्गत है, ये दोनों अनुच्छेद भूमि के अंतर्गत है और ये 3 जो है संस्कृति के अंतर्गत है। तो अगर इसका प्रसंग बने तो इसमें जन के बारे में, जन की विशेषताओं के बारे में बताया गया है, ये इसका प्रसंग बनेगा पूरा। इन सभी का 3 से लेके जो 7वें तक के इम्पॉर्टेंट हैं। जो जन शीर्षक में है तो जन की विशेषता बताई गई है, जो भूमि शीर्षक में है वो भूमि की, यानी जी हाँ भूमि शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिएगा प्रसंग बन जाएगा कि भूमि का वर्णन किया गया, अगर एक प्रश्न इसमें इस तरह प्रसंग से बना देता है तो। अन्यथा जो प्रश्न जहाँ से पूछेगा वहीं उत्तर ढूंढ लेंगे। अब पहला प्रश्न तो शीर्षक से रहेगा, शीर्षक वहीं हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तो 2 नंबर का वहाँ से हो जाएगा। एक व्याख्या हो जाएगी, तो व्याख्या समझ लीजिए, अगर नहीं कुछ जानते हैं तो जो अनुच्छेद दिया है उसी को इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। तो जैसे अगर ये भूमि वाला समझ में आ जाए तो भूमि के बारे में जो एक कहना चाह रहा है कि आवश्यक तत्व है वही चीज़ आप लिख सकते हैं। इसके बाद 7वां, इस जो जन शीर्षक में जन का प्रवाह ये कई बार पूछा गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको विशेष रूप से देख लीजिएगा। और यह प्रणाम भाव, ये दोनों जो है इसमें कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद ये संस्कृति वाले हिस्से में, यानी राष्ट्र का तीसरा अंग संस्कृति है, समन्वय पर निर्भर है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जंगल में जिस प्रकार से लेकर के सुखदायी रूप है, जहाँ ख़त्म हो रहा है सुखदायी रूप, जहाँ वो अनुच्छेद खत्म होता है वो लास्ट वाला शब्द है यहाँ का ये। और इसके बाद पूर्वजों ने, तो इसमें राष्ट्र का ये राष्ट्र का तीसरा जो अंग है संस्कृति, यह इम्पॉर्टेंट जो है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो यह पाठ
हो, आप इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे और 10 अंक जो है आप ला सकते हैं। आज इतना ही।